के साथ प्रीति भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस जल्दी प्रत्याशियों का ऐलान भी करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा बीते दिन की गई। बता दें कि प्रत्याशी को लेकर बीजेपी का भी होमवर्क पूरा हो चुका है। विधायक आशा रानी नौटियाल का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। तो बीजेपी में पूर्व विधायक आशा रानी नौटियाल का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस भी जल्दी अपने प्रत्याशी का ऐलान करने वाली है। केदारनाथ की विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है, जिसे लेकर दोनों ही प्रत्याशियों और दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी तैयारी शुरू की जा चुकी है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, दोनों ही पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों के नाम को लगभग फाइनल कर लिया गया है। कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पूर्व विधायक पर इस बार एक बार फिर से चुनावी मैदान में दांव लगा सकती है। जी बिल्कुल, देखिए दिन माफी चाहूंगा, केदारनाथ का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और यदि प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि जो पूर्व विधायक रही हैं आशा नौटियाल, उन्हीं पर दांव खेला जा सकता है। और माना जा रहा है कि जो पूरा एक तरीके से कहा जाए कि जो बीजेपी का प्लान है वो पूरा तैयार हो चुका है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और उसको जीतना भी है। और दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि उपचुनाव जो होगा वो यही जीतेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किसके पाले में ये सिट जाती है। लेकिन उससे पहले देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ के जो चुनाव है उसको लेकर जो कांग्रेस की तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। होमवर्क पूरा कर लिया गया है। जहां बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल पर कहीं ना कहीं चुनाव दांव खेला जा रहा है, तो वहीं मनोज रावत कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं उन पर दांव खेला जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये लिस्ट फाइनल होती है और कब तक जो है प्रत्याशी घोषित होते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि देखिए दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां यहां पर की जा रही है, लेकिन अगर खास तौर पर यहां देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां अपने पूर्व विधायकों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में फिलहाल अभी तक जो आसार है में उतारती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए अभी जो केदारनाथ का चुनाव है उसमें दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपने पूर्व विधायक को उतारती हुई नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो पूर्व विधायक रहे हैं क्या वो उनमें से कौन सा अपनी बाजी मार सकता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल को उतारने की बात लगातार सामने आ रही है। और उसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से यदि देखा जाए तो क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी कई बैठकें हो चुकी हैं और अब बैठकों में कहीं ना कहीं जो फाइनल है वो सीधा मनोज रावत का नाम सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पार्टियां कब तक अपने प्रत्याशी घोषित करती है और उसके बाद यदि चुनाव प्रचार की बात करें तो क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार दोनों ही पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से भी 40 ऐसे जो कहा जाए कि स्टार प्रचारक हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और जल्दी ही वो स्टार प्रचारक कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, 2 दिनों का समय और बचा है, चूंकि देखिए 29 अक्टूबर तक सभी को नामांकन पर्चा भी दाखिल करना है। लेकिन ऐसे में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस अपने क्या क्या वो मुद्दे हैं जो जनता के बीच लेकर जाएंगे, और वहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को उनके मुद्दों पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर घेरेंगी। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं या फिर प्रदेश सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं और जिनका लाभ लगातार जनता को मिल रहा है, उन नीतियों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच लगातार जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है, सरकार को घेरने की कोशिश करती है। और जो मुद्दे इस बार देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पहाड़ का मुद्दा सामने आता है वो पलायन का है। और उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर विश्वास जताती है, क्योंकि जनता जनार्दन है, और किस ओर ऊंट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। खास तौर पर प्रदेश में जमीनों को लेकर विपक्ष ने एक बड़ा खेल किए जाने की बात कही है। दरअसल विपक्ष का कहना है कि त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों के मामले में पाप किया है। पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में भू कानून को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहे हैं। तो वहीं पूर्व सीएम का कहना है कि वो सख्त भू कानून लाएंगे। यहां इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उच्च अधिकार समिति बनाई गई थी। उत्तराखंड में जो भी प्रचलित भू कानून है उसकी 2 धाराओं में बदलाव करके जिसे फायदा पहुंचाया गया है। ये तमाम बयान कांग्रेस की ओर से दिए गए और सरकार को घेरा गया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार भू कानून की बात करती है
उनके द्वारा किए गए जो सशक्त भू कानून की बात करती है, उसका असली चेहरा उजागर किया है। और हमारी लगातार मांग रही है कि सशक्त भू कानून से पहले मूल निवास पर भी चर्चा होनी चाहिए। और हम लगातार कहते रहे कि राज्य निर्माण की परिकल्पना क्या थी, यहाँ पर यहाँ के जल, यहाँ की जमीन, यहाँ के जंगलों पर उत्तराखंड के जनमानस का पहला हक होना चाहिए। क्या हो रहा है हालिया दिनों में, क्योंकि पटवारी गया नहीं, तहसीलदार गया नहीं, क्योंकि वहां जाने में इतना टाइम लगता है, तो वो आज तक उनके नाम में नहीं चले। अब उन जमीनों को सरकार ये कहते हुए कि ये तुम्हारी जमीनें नहीं है, इनको हम अर्धसैनिक बलों को, सैनिकों को, मतलब फौज की वो बनाई जा रही है, और लोगों की पुश्तैनी जमीन जिनमें वो 3 पुश्तों से 4 पुश्तों से रह रहे हैं, उनको सरकार निहित कर रही है, जिससे वहां भारी आक्रोश है। मुताबिक कानून में परिवर्तन करके उत्तराखंड की भूमि को, सरकारी भूमि को खुद किया जा रहा है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तराखंड में माननीय दादा तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री था, 2003 में एक अच्छा कानून बना था कि 250 मीटर से अधिक कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड के बाहर का कोई भी व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, वो भूमि नहीं खरीद सकता, 250 मीटर से ऊपर नहीं खरीद सकता। ये दुर्भाग्य है कि तिवारी जी ने उत्तराखंड में उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए, स्थायी निवासियों के लिए एक सशक्त वो कानून बनाया था, लेकिन उस कानून का लगातार दुरुपयोग हो रहा है।